अखिलेश यादव का एक ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत रही थी। समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत सकती थी, लेकिन शासन प्रशासन को आगे कर, यूपी पुलिस को आगे कर, बीजेपी सरकार जो है यूपी की, उसने 7 सीटें जीत ली। चुनाव में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई। उन्होंने ये बातें अंबेडकर नगर में कही जब वो एक शादी के समारोह में गए थे। और पूरा जिला प्रशासन से लेकर के जो कुछ कर सकते थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, वो सब किया है। कटहरी में जीती हुई सीट को छीनने का काम किया। लेकिन आप और जनता यही जानती है कि समाजवादियों ने चुनाव जीता। ये जो गिनती बताते थे 7-2, सच्चाई ये थी कि 2 बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत रही थी, 7 समाजवादी पार्टी जीत रही थी। ये वही अखिलेश यादव हैं और यही उनकी समाजवादी पार्टी है जिसने अब से कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे और सामाजिक समीकरण के साथ अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली थी, ये सबको पता है। मुलायम सिंह यादव ने भी कभी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था जब पार्टी की कमान उनके हाथ में थी। ये कहा गया था कि अब समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक का समीकरण है, सामाजिक समीकरण, वो MY नहीं है बल्कि PDA है, जिसके बारे में वो कहते हैं पिछड़ा, दलित, और A के बारे में कहते हैं कभी अल्पसंख्यक, कभी आधी आबादी, और कभी कभी वो अगड़ों का भी जिक्र करते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया कि PDA की तो बात छोड़िए ही, उनका जो सालों पुराना 1992 में जो समाजवादी पार्टी बनी और उसका जो बेस वोट बैंक है MY, जिसे मुस्लिम और यादव कहते हैं, वो इस विधानसभा के उपचुनाव में कहीं बिखरने और टूटने जैसा लगने लगा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात करते हैं इसी बात पर। PDA की बात छोड़ते हैं क्योंकि चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे समाजवादी पार्टी के लिए, खास तौर से अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अभी यूपी में विधानसभा चुनाव तो 2027 में है, लेकिन एक तरीके से इसे मिनी विधानसभा चुनाव माना जा रहा था दोनों ही तरफ से, योगी आदित्यनाथ की भी तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से भी। अखिलेश यादव एक माहौल बनाए रखना चाहते थे विधानसभा चुनाव तक कि भैया ऐसा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। बीजेपी को ये दिखाना था कि भैया लोकसभा में चुनाव जो हुआ सो हुआ, बीती ताई बिसारी, आगे की सुधिले, और अभी भी बीजेपी में दम है, बीजेपी में खम है और बीजेपी उतनी ही ताकतवर है। इसीलिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण रहा। लेकिन जब नतीजे आए हैं, खास तौर से 2 सीटों का हम आज जिक्र करेंगे कि क्या वो वाकई MY वोट बैंक जो समीकरण था, एक सामाजिक समीकरण जो बेस वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी का, क्या वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है, और क्या इस पर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। और ये 2 वो ऐसी खास सीटें हैं जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और एक सीट को तो अखिलेश यादव परिवार का गढ़ कहा जाता है जिसे करहल कहते हैं, और एक कुंदरकी विधानसभा सीट जहां 65% मुसलमान, इस बार जिन 9 सीटों पर चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा जहां मुसलमान थे, वहीं समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कुंदरकी की विधानसभा सीट पर। जब मैं ये बात कह रहा हूं, हमने बात शुरू की थी अब से कुछ दिनों पहले करहल को लेकर के, और वो ये था कि कमरिया और घोसी यादवों में जो 2 अलग अलग गोत्र होते हैं, उस गोत्र के झगड़े में, विवाद में, यानी जो अखिलेश यादव का परिवार है वो कमरिया गोत्र परिवार माना जाता है, और जो अनुजेश यादव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक तरीके से कहें तो अखिलेश यादव के चचेरे जीजा जी हैं, धर्मेंद्र यादव, जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और रिश्ते में अखिलेश यादव के चचेरे भाई लगते हैं, उनके अपने जीजा जी, उनकी बहन संध्या यादव के पति हैं अनुजेश यादव, जो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। उनकी मां उर्मिला भी विधायक रही हैं। उन्हीं अनुजेश यादव को इस बार बीजेपी ने सामने उतार दिया था समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव के खिलाफ। यानी लड़ाई मुलायम परिवार के बेटे और मुलायम परिवार के दामाद के बीच था, और उसमें अनुजेश यादव घोसी यादव बिरादरी के हैं। इस करहल में देखें तो माना जाता है कि 25 से 30% जो हैं कमरिया बिरादरी के, यानी माइनॉरिटी में हैं कमरिया यादव, जो अखिलेश यादव परिवार का गोत्र है, तेज प्रताप यादव का गोत्र है। और दूसरी तरफ अनुजेश यादव
जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो घोषी यादव बिरादरी के माने जाते हैं और कहा जाता है कि करीब 70 से 75% जो यादव हैं वो इसी बिरादरी के हैं। बीजेपी की चाल यहाँ पर ये था, दांव था कि यादव वोटों में हम बंटवारा कर देंगे तो फिर उनका काम आसान हो सकता है। और आपको बताएं कि ऐसा पहले एक बार हो भी चुका है। साल 2002 का विधानसभा चुनाव था, तब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा, और तब उनके कट्टर विरोधी दर्शन सिंह यादव के बेटे सोबरन सिंह यादव, जो अब समाजवादी पार्टी में हैं, पिछले कई बार से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे और उन्होंने ही अखिलेश यादव के लिए सीट खाली की थी जब साल 2022 में अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बने थे। तब सोबरन सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 935 वोटों से हराया था। और गौर करने वाली बात यह है कि तब उनके सामने समाजवादी पार्टी से परिवार का कोई सदस्य नहीं था। इस बार परिवार का सदस्य था उनके सामने में, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो खुद भी परिवार के सदस्य थे। यानी परिवार, अखिलेश परिवार की दांव जो है वो अखिलेश यादव की जो परिवार की प्रतिष्ठा है वो इस चुनाव में दांव पर थी। पर नतीजा क्या रहा? जिस विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव, आपको बताऊं कि साल 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब अखिलेश यादव इसी सीट से, करहल से विधायक चुने गए थे। और तब इस सीट पर अगर हम बात करें, इसी सीट जो है विधानसभा सीट वो मैनपुरी में आता है और मैनपुरी से सांसद हैं डिम्पल यादव। तो उसका जरा लेखा जोखा देख लीजिए कि जब 2022 में अखिलेश यादव विधायक यहाँ चुने गए तब 67,504 वोटों से वो जीते थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस करहल विधानसभा सीट पर डिम्पल यादव को 57,000 वोट से लीड मिली थी, यानी बढ़त मिली थी। एक 57,000, एक 60,000। उसी सीट पर इस बार तेज प्रताप यादव बड़ी मुश्किल से 14,725 वोटों से जीत पाए। 186 बूथ पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से पीछे रह गई थी और इसमें से अधिकतर बूथ वो थे घिरोर के इलाके में, जहां अनुजेश यादव की मां पहले कभी विधायक रहती थी और ये भी उसी इलाके से आते हैं। अब जब मैंने ये बात कही थी कि क्या यादव बनाम यादव झगड़ा हो जाएगा, यादव बनाम यादव यानी ये जो कमरिया बनाम घोसी के चक्कर में यादव वोटों में बंटवारा हो जाएगा, जब मैंने पहली बार ये रिपोर्ट की थी इसी पार्टी पॉलिटिक्स में, तो कई लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा विवाद पहले भी ग्वाल ढडोर करके पूर्वांचल में हुआ है, इवन बिहार में भी हुआ है, जहां लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं। कई बार ये दांव चलता है, कई बार ये दांव नहीं चलता है। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी जीत तो गई करहल में, लेकिन जो वोटों का अंतर है, अब कई लोग कहेंगे और कह भी रहे हैं कि मैंने जो बात कही थी ना, ये 14,000 वोटों से जो जीत पाए हैं तो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वोट कम पड़ा, इसीलिए तेज प्रताप यादव कम वोटों से जीते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं आंकड़े लेकर आया हूं। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव तब यहां से विधायक चुने गए थे। उनके सामने में एसपी सिंह बघेल, बड़े नेता माने जाते हैं, आगरा के रहने वाले हैं, एक जमाने में मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रहते थे, ये पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। सांसद भी, अभी मंत्री हैं ये, तब सांसद थे और तब ये चुनाव लड़े करहल से। सांसद रहने के बावजूद उनको जो वोट मिले थे वो बहुत कम वोट मिले थे, 80,692 वोट। और इस बार अगर मान लीजिए कि पोलिंग कम हो गया तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार का वोट कैसे बढ़ गया भाई? ये जो कोई तर्क दे रहा है ना कि इस बार वोटिंग कम हुआ, पिछली बार यानी 2022 में अगर देखें हम तो वहां पर करीब 67% मतदान हुआ था 2022 में। इस बार मतदान उससे कम रहा, 10% से भी कम रहा यहां पर। तो उस हिसाब से तेज प्रताप यादव की वोट कम हो सकते हैं, जीत का मार्जिन कम हो सकता है। 14,000 वोटों से वो जीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार पहले थे एसपी सिंह बघेल, जिनको 80,692 वोट मिले थे, और इस बार अनुजेश यादव को देखिए तो उनको 89,579 वोट मिले, यानी करीब 9,000 10,000 के आसपास में वोट उनको ज़्यादा मिले हैं, वो भी तब जबकि पोलिंग करीब 10% से भी अधिक कम हुआ। तो ये तर्क तो फिट नहीं बैठता कि मतदान कम हुआ इसीलिए कम वोटों से जीते तेज प्रताप यादव। ये तो वही बात हुई ना कि खुश रह लेने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अरे भाई, खतरे की घंटी बज रही है तो उस घंटी की आवाज़ को सुनिए और उस हिसाब से
अपने रणनीति में बदलाव करिए और ये मानिए कि ये गोत्र वाला झगड़ा चला, यादव बनाम यादव वाला वोटों का बंटवारा हुआ। अब आप इसमें तर्क दिया जा रहा है ये कि पुलिस ने वहां पर खेल किया, शासन प्रशासन ने यहां खेल किया, वो बात अलग हो सकता है। उस मामले में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें तमाम तरह के तर्क होते हैं। जो पार्टी जीत जाती तो कहती है सब कुछ अच्छा है, कानपुर के सीसा मऊ में सब जीत गए तो सब ठीक है, हार गए तो सब खराब है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, जो भी हार जाता है, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं तो वहाँ यही कहा जाता है, जीत गए तो सब कुछ अच्छा है, हार गए। अब झारखंड में चुनाव जीत गए हैं तो वहाँ सब ठीक है, ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में जीत गए तो फिर ईवीएम खराब है। बीजेपी भी एक दौर में ऐसा करती थी। मायावती जी को ईवीएम से बहुत शिकायतें हैं, जब वो चुनाव जीतती थी तब उन्होंने कभी ऐसी शिकायत तो नहीं की थी। हम लंबे अरसे से देख रहे हैं। मैं करहल का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि जिस दिन मतदान हो रहा था मैं करहल में था और उस खतरे की घंटी को मैंने उसी दिन उसका एहसास कर लिया था। वो घंटी जो बज रही थी ना, मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी और तभी मैंने ये बात कही थी। उससे पहले ही मैं जब लोगों से बात कर रहा था, एक बार गया था उस इलाके में, तो मुझे लगने लगा था कि कमरिया और घोसी वाला फैक्टर बहुत तो नहीं चल रहा है, कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ गाँवों में चल रहा है और उसका नतीजा तो ये है ना। अब आप कहेंगे कि मतदान कम हो गया तो इसीलिए कम वोटों के अंतर से तेज प्रताप यादव जीते, ऐसा नहीं है। मतदान कम होता है तो बीजेपी के उम्मीदवार अनुजेश यादव का वोट कैसे बढ़ जाता है, जबकि एसपी सिंह बघेल को कम वोट मिले थे। तो ये उस वक्त जबकि मतदान अधिक हुआ था, जब एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ 2022 में चुनाव लड़े थे, तो साल 2022 में जहां मार्जिन था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच करहल में 60,000 का, जब डिंपल यादव 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो मार्जिन हो जाता है 57,000 का। और जब 2024 में ही कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के उपचुनाव होते हैं तो ये मार्जिन हो जाता है 14,000 का। तो ये खतरे की घंटी है, इस खतरे की घंटी को सुनिए। और ये बात सही है, कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा, और ये खतरे की घंटी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए साल 2027 में बीजेपी ने एक दांव चला कि जहां यादव वोटर अच्छी खासी संख्या में है, जहां वो जीत और हार तय करते हैं, वहां अगर बीजेपी ने अपना यादव उम्मीदवार दिया तो फिर क्या होगा। यहां तो परिवार का भी मामला था और जहां बीजेपी ने यादव उम्मीदवार दिया, ऐसा प्रयोग बीजेपी ने बिहार में किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अखिलेश यादव ने भी कई बार प्रयोग किया, कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था यूपी के विधानसभा चुनाव में 2017 में, वो फार्मूला नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं होता कि फार्मूला कई बार चलेगा नहीं, पर यही फार्मूला जब उन्होंने कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया तो फार्मूला चला ना भाई। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, 6 सीटें कांग्रेस को भी मिली, दोनों फायदे में रहे। 5-5 सीटें मिल रही थी समाजवादी पार्टी को 2014 के भी लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव, अब कहां 37 सीटें पर पहुंच गए। तो ये जरूरी नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खतरे की घंटी बजी है तो उसको सुनिए और उस पर काम करिए। ये नहीं कि भाई ठीक है, कोई कह रहा भाई हम अनसुना कर देंगे। अब चलते हैं, करहल की बात हम यहीं रोकते हैं। बस इतना ही है कि 2027 में अगर बीजेपी ने यही दांव चला कुछ सीटों पर तो क्या होगा उस वक्त। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए यादव वोट नहीं करेंगे, ये करहल के चुनाव ने अब इस बात को झुठला दिया है। अब चलते हैं कुंदरकी पर, वो और भी हैरान करने वाला है। इसके बारे में भी जब मैंने कहा, मतदान के नतीजे आने से पहले ही मैंने कहा था कि इस बार कुंदरकी में मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत भला बुरा कहा गया। मुझे क्या क्या नहीं कहा गया कि मैं फलाने पार्टी का हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। भैया इतने साल से हो, कोई किसी के पार्टी नहीं होता है। अच्छा लगे बुरा लगे, आपके मन की बात नहीं करेंगे, जो बात है जो ग्राउंड पर मैंने देखा वो कहूँगा। आपको जो मर्जी है कही, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। सर्टिफिकेट देने का काम जिनका है वो देंगे। लेकिन सवाल ये है कि कुंदरकी में हुआ क्या। कुंदरकी में तो एक तरीके से कह सकते हैं 8वां अजूबा हो गया। वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ऐसे वोटों से नहीं जीते हैं भैया, वो 1,44,000 वोटों से जीते हैं। बताइए भाई, तो गजब ही हो गया। और वो भी रामपुर में जब चुनाव हुआ 2022 में और वहाँ बीजेपी के आकाश सक्सेना उपचुनाव में जीत गए तो वहाँ पोलिंग परसेंटेज था करीब 30-31% था। तो कहा गया ना कि मुस्लिम वोटरों को वोट डालने ही नहीं दिया गया, वो घर ही में उनको कैद कर दिया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, इसलिए बीजेपी जीत गई। पर यहाँ जब चुनाव हुआ कुंदरकी में इस बार उपचुनाव, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा मतदान उस उपचुनाव में, उस दिन जो उपचुनाव हुआ तो वो सबसे ज़्यादा कुंदरकी में हुआ। करीब 58% वोट पर है, 57.7% टू बी प्रिसाइज अगर हम करें। और उसके बावजूद बीजेपी
करीब 1,44,000 वोटों से जीत जाती है। ठाकुर रामवीर सिंह को 1,70,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान को तो 25,580। भाई ये गैप ऐसा नहीं है, गैप इतना बड़ा है, समंदर जैसा, आंखों भर आकाश और बाहों भर संसार, ये गैप उसी तरीके का है। अब इसमें भी आप कुछ ना कुछ, जो लोग, अब वही है ना कि अगर ऐसा नतीजा आया है, ऐसा कुछ हुआ है, मान लीजिए कुछ शासन प्रशासन ने कर दिया तो 2,000, 4,000, 5,000 ऐसा हो सकता है। मैंने कह रहा हूं कि हुआ है। जो ये उपचुनाव के बारे में आमतौर पर ये परसेप्शन रहा हो, कहा जाता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका फायदा मिलता है, यानी उपचुनाव में सरकार जिसकी होती है उसको उसका फायदा मिलता है, वो अपने हिसाब से कुछ मैनेजमेंट कर लेते हैं। जो भी पार्टी रही हो, बीजेपी है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जब भी जो जहां रहता है ऐसा होता है। लेकिन भाई ये भी तो देखिए कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा उपचुनाव की, जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन गए 2017 में, तो वहाँ लोकसभा के उपचुनाव हुए गोरखपुर में, जहाँ कभी बीजेपी 5 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ सांसद बन रहे थे, फूलपुर में केशव मौर्य सांसद, लेकिन दोनों उपचुनाव तो बीजेपी हारी ना। तो ऐसा भी नहीं कि सरकार में जो रहता अपने हिसाब से सब तय कर लेता है। अब ये बात सही हो सकती है, ये आरोप सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब कुंदरकी के चुनाव पर मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आज जो बात हमने शुरू की थी वह था MY वोट बैंक। यादव वोटों में बंटवारा हुआ करहल में और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ कहाँ पर, कुंदरकी में। उधर मुसलमान भी टूट रहे हैं, इधर यादव भी टूट रहे हैं। अगर ये दोनों टूट गए तो फिर समाजवादी पार्टी का जो रथ है 2 चक्कों वालों का, उसका क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे यूपी के लिए है, पर भाई अगर ऐसा हुआ है तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर बात होगी और बात होनी भी चाहिए। इस पर अगर कोई बात करता है तो फिर उसको उसका विरोध क्यों। बात को समझिए, सुनिए, चीज़ें जो सामने हैं। करीब 1.5 लाख वोट से बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है, वो भी उस सीट पर जहां 65% मुसलमान है। जब मैंने ये कहा कि भाई मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, तो कहा मुसलमान कैसे वोट दे देगा। अरे भाई, जब 1,38,000 वोटर ही वहाँ हिंदू हैं तो वोट तो मुसलमानों ने दिया ना भाई, और करीब 58% ही तो वोट हुआ ना। और वोट कितना मिला टोटल, 1,70,000 वोट मिले हैं इनको। मान लीजिए कि 1,38,000 जितने भी हिंदू थे वहाँ, उन सब ने ठाकुर रामवीर सिंह को वोट कर दिया, तब भी 1,38,000 हो गया, तब भी तो 32,000 वोट कहाँ से। मैंने कहा ये मान लीजिए कि एक हिंदू परिवार का जो सदस्य है वो गया और बीजेपी के लिए वोट किया, तब भी तो 32,000 के करीब में आप देखेंगे कि मुसलमानों ने वोट किया। पर यहाँ ऐसा हुआ नहीं, 57.7% वोटर ने ही वोट डाला है। इसका मतलब है मुस्लिम समाज के बड़े तबके ने वोट डाला है बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह को। इसके अलग अलग वजह हैं, इन वजहों पर हम कई बार विस्तार से बात कर चुके। और मैं ये भी जानता हूँ कि अखिलेश यादव जब वहाँ गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तब उनको इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं, उसकी बहुत सारी वजह थी। पार्टी में आपसी गुटबाजी से लेकर हाजी रिजवान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, वहाँ तुर्क वर्सेस शेखदार जो है चौधरी बिरादरी के मुसलमान, उन दोनों के बीच का बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये तो सच है, मानना क्या पड़ेगा भाई, आंकड़े कह रहे हैं, वो कहाँ झूठ बोलते हैं। साफ है कि वहाँ मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ है। और अगर देख लें हम पिछले, जब से 1992 में समाजवादी पार्टी बनी है, एक ही ऐसा मौका आया था, वो था साल 2009 का लोकसभा चुनाव का, जब मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं रही थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह के साथ दोस्ती कर ली थी। कल्याण सिंह जी नहीं रहे, उन पर आरोप रहे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उसे गिराया गया था, तो उन्हें बहुत बड़ा मुस्लिम समाज उनको उस दृष्टि से देखता था। तो उस वक्त मुलायम सिंह जी ने कल्याण सिंह से दोस्ती कर ली थी, गठबंधन कर लिया था, और उस वक्त कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ गई थी। समाजवादी पार्टी उस लोकसभा चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वरना अगर देखें, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, यूपी में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही है। हर चुनाव में, चुनाव लोकसभा का हो, चुनाव विधानसभा का चुनाव हो, मुस्लिम समाज का मेजॉरिटी जो है ऑफ मुस्लिम समाज, वो हमेशा से, जब मुलायम सिंह यादव थे तब उनके साथ रहे, जब अखिलेश यादव है तब उनके साथ रहे। अखिलेश यादव ने देख लिया था कि MY के रहने से ही बहुत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी ने अपना जो स्टेक है ना, वो वोट शेयर बहुत बढ़ा लिया था।
इसीलिए अखिलेश यादव एमवाई के बदले पीडीए लेके आए कि एमवाई से काम नहीं चल रहा, पीडीए लाएंगे, एक बड़ा समाज लाएंगे, सामाजिक समीकरण, तब काम चलेगा। लोकसभा चुनाव में पीडीए तो चला, विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि पीडीए की छोड़िए, अब तो एमवाई पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुंदरकी और ये करहल में जिस तरीके से मुस्लिम और यादव के वोटों का बंटवारा हुआ, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है? क्या लगता है आपको कि कुंदरकी और करहल में ऐसा क्यों हुआ? वोटों का बंटवारा हुआ यादव और मुस्लिम का, पर इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या 2027 में भी विधानसभा की कई सीटों पर ये दांव बीजेपी का चल सकता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।